अकबर के बारे में हमने पढ़ा था। अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था? अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था? 1556 में। कहा हुआ था? कालानौर में। कहा हुआ था? कालानौर। कहाँ पड़ता है? पंजाब में। ठीक है। अकबर ने सिक्का चलाया था। किस तरह के सिक्के चलाया था? 2 सिक्के चलाए थे, एक चौकोर और एक गोल। गोल सिक्का का नाम क्या था? इलाही सिक्का। और चौकोर का जलाली सिक्का। एक इलाही बराबर कितना रुपया? 10 रुपया। 1 रुपया बराबर कितना दाम? 40 दाम। लेकिन 1 रुपया में कितना दाम शेर सूरी के समय में था? 64 दाम। अकबर का जीवन का पहला युद्ध मच्छीवाड़ा का युद्ध। अकबर के जीवन का राजा बनने के बाद अभी युद्ध हमने डिस्कस नहीं किया है। ठीक है, अभी डिस्कस आगे हम करेंगे काफी सारे, बट लेकिन पूरे रहेगा कि अकबर का जीवन का पहला युद्ध कौन सा था? मच्छीवाड़ा। उसके बाद सरहिंद, उसके बाद सरहिंद का युद्ध। ठीक है। हम कल टैक्स पढ़े थे जी, तो टैक्स पढ़ना था ना? हाँ, टैक्स पढ़ना था। आइए हम देखते हैं कि अकबर के टैक्स कैसे कैसे था, कहां कहां था, कितना कितना टैक्स लगता था। देखो बाबा, टैक्स अकबर के समय में 3 तरह का टैक्स चलता था। किस तरह का? 3 तरह का। सबसे पहला का नाम था जाप्ती प्रणाली। तुम लोग को रोज कहते हैं, बोला के थूर देंगे, अच्छा शांत हो जाओगे ढंग से, जाहिल कहां के। तू बैठ इधर आके, हाँ तू इस तरह बैठ, इसके पीछे बैठ। हाँ, अब तुम्हारा चमगादड़ कहां गया? यहाँ। ठीक है, ये चल गया। हाँ बस, गुड। अब दोनों बतियाएगा, फुराएगा, अगुए में कैमरा के पास बैठा है। हाँ हाँ, तू रिवीजन करेगा गधा। हाँ हाँ, पहला जाप्ती प्रणाली, दूसरा कनकूट प्रणाली, और तीसरा आईने 10 साला। आईने 10 साला। आईने 10 साला। टैक्स व्यवस्था लाने वाला अकबर के राजस्व मंत्री कौन थे? राजा टोडरमल। कौन थे बउआ? राजा टोडरमल। ये टैक्स व्यवस्था को देखते थे। क्या आप लोग बता पाएंगे टोडरमल अकबर में आने से पहले किसके शासनकाल में थे? शेरशाह सूरी। शेरशाह। जाप्ती प्रणाली बउआ समझो, जब भूमि के नाप के हिसाब से टैक्स लिया जाएगा, भूमि के नाप के हिसाब से टैक्स लिया जाएगा, तो उसे हम लोग बोलेंगे जाप्ती प्रणाली। ज्यादा भूमि ज्यादा टैक्स, कम भूमि कम टैक्स। मतलब इसमें क्या होता था? भूमि के नाप के अनुसार टैक्स लगता था। एक बात बताइए, इसमें दिक्कत होगा कि नहीं होगा? मान लो एक नदी गई हुई है, आई नदी के किनारे आपका जमीन है, इस पे आपका ये मिट्टी कैसा होगा? उपजाऊ होगा। इस पे तो भरपूर मात्रा में अनाज उपजेगा। और किसी को नदी से दूर यहाँ पर जमीन है, ये मिट्टी उपजाऊ होगा? नहीं होगा, काफी दूर है ये। मान लो 2 किलोमीटर दूर है, तो उपजाऊ होगा बुआ? नहीं होगा। लेकिन जमीनियां बराबर है, तो टैक्स बराबर लगेगा। उपज कम और टैक्स ज्यादा, मतलब ज्यादा हुआ ना जी, बराबर लगा। जब उपज नहीं हुआ और टैक्स बराबर ज्यादा हुआ, तो ये प्रणाली से भूमि के नाप के हिसाब से किसानों के साथ अन्याय होने लगा। अन्याय जब होने लगा, तब राजा ने दूसरा प्रणाली लाया। कौन सा प्रणाली? कनकूट प्रणाली। कनकूट प्रणाली में कहा गया कि उपज के हिसाब से, किस हिसाब से? उपज के हिसाब से टैक्स लगेगा। जिस साल ज्यादा उपज उस साल ज्यादा टैक्स, जिस साल कम उपज उस साल कम टैक्स, जिस साल उपज ही नहीं नो टैक्स, उस साल नो टैक्स। बात समझ में आया? उस हिसाब से। लेकिन ये वो दिक्कत अब हुआ, हर साल राजा को हर फसल के बाद वो आदमी भेजना पड़ेगा।
कि देखिए हमारा इतना उपज हुआ है, इसमें चोरी भी हो सकता है। मान लो आपने मक्का लगाया, बीच बीच से मक्का काट लिया और तब लाके उसको दिखा रहे हो कि देखो हमारा मक्का का उपज अच्छा नहीं हुआ, उससे चोरी होगा कि नहीं होगा? तो इस कंडीशन में टैक्स चोरी होने का संभावना ज्यादा रहता था और ज्यादा होने भी लगा था, जिस कारण से कंकूत प्रणाली को हटा के फिर लाया गया आईने 10 साला। मतलब कोई भी जमीन है, इस जमीन पे देखा कि पिछले 10 साल में, पिछले 10 साल का जो उपज हुआ उसका औसत ले लिया। क्या ले लिया? कि 10 साल में मारा भी आया होगा, 10 साल में बढ़िया वाला बाढ़ भी आया होगा, 10 साल में आपको हर तरह की प्रकृति देखा होगा आपने। मतलब पिछले 10 साल का अगर हिसाब निकालेंगे तो आपका एक एवरेज निकल जाएगा कि आपको इतना देना है। उसमें जांच वाच की लफड़ा है? नहीं लफड़ा है। तो पिछले 10 साल का औसत के हिसाब से, औसत समझते हैं होगा, एवरेज क्या बोलते हैं इंग्लिश में? एवरेज। तो पिछले 10 साल के औसत उपज के आधार पर क्या लगता था? टैक्स लगता था। सबसे बढ़िया कौन था? आईने 10 साल। इसमें एक बार फिक्स कर दिया गया कि आपके जमीन पे इतना लगेगा। अब भैया किसी साल बहुत उपज हुआ तो भी उतनी दो, मारा हुआ तो भी उतनी दो, क्योंकि अब एक एवरेज लगा दिया गया। जैसे इस प्रणाली का उपयोग हुआ था कोरोना के टाइम में। कोरोना के टाइम में बिजली बिल सबका क्या आया था? आईने एवरेज आया था। इसमें घपलाबाजी भी बहुत हुआ था। हमारा कोचिंग 4 महीना बंद रहा था बउआ। कितना रहा था? 4 महीना बंद रहा था और फिर भी हमारा बिजली बिल आया था 14,000 रुपया। कितना था? 14,000 बिजली बिल खाली। ठीक है, अब बिजली बिल 14,000 आया तो भरना ही पड़ेगा, एक एवरेज आ गया। ठीक है, तो उस हिसाब से उसने 4 महीने 6 महीना बंद रहा था। और 6 महीना कितना आया था? 14,000 आया था। और 6 महीना में लास्ट में कुछ दिन खुला भी था। ठीक है, तो यानी कि पिछले 10 साल के औसत उपज के आधार पर जो आपका टैक्स लगता था उसे क्या बोलते थे? आईने 10 साला। तो टैक्स के कितने तरीके? 3। पहला जाप्ती, जाप्ती में भूमि के नाप के हिसाब से, भूमि के नाप के हिसाब से। दूसरा कंकूत, कंकूत प्रणाली में क्या था? उपज के हिसाब से। और तीसरा आईने 10 साला, पिछले 10 साल के औसत। औसत में ज्यादा है तो ज्यादा दीजिए, कम है तो कोई दिक्कत है तक नहीं। इसके समय में भूमि के अलग अलग प्रकार होते थे, भूमि के अलग अलग प्रकार होते थे। मिटा दू इसको, आपके नोट्स में लिखा हुआ होगा है ना? कि कुछ नहीं है, समझते चलिए, दिमाग में बिठाते चलिए, ज्यादा आपको लिखने की जरूरत नहीं है। भूमि के प्रकार, इनके समय में किस तरह का भूमि पाया जाता था? भूमि के प्रकार, सबसे पहला भूमि पोजल भूमि। सबसे पहला भूमि पोजल भूमि। ये पोजल भूमि किसे कहते थे बउआ? वो भूमि जिसमें सिंचाई की कोई कमी नहीं है, पानी भरपूर मिलेगा, जब चाहो तब मिलेगा, सुबह शाम मिलेगा, तो उपज बढ़िया होगा, उपज बढ़िया होगा। यानी कि इस भूमि में उपज क्या होती थी? बहुत बढ़िया होता उपज होता था। दूसरा होता था आपका, आप इसका ये भी बोल सकते हैं ना, हर साल उपज। क्या बोल सकते हैं? हाँ, हर साल या प्रति वर्ष उपज। उपज समझते हैं ना भैया? उत्पादन। दूसरा आपको बोलते हैं प्रतिभूमि। क्या बोलते हैं? प्रतिभूमि का मतलब ये होता था इसमें एक साल छोड़ के उपज होता था। इसका मतलब ये नहीं कि इस साल हुआ अगला साल किसान हाथ पैर मोड़ के बैठ जाएगा, ऐसा नहीं। कहने का मतलब अगर इस साल 50 किलो उपज हुआ तो अगला साल 20 किलो 15 किलो होगा, 10 किलो होगा। उपज तो होगा लेकिन कम होगा। समझ रहे हैं?
उसे क्या बोलते हैं? एक साल छोड़कर उपज। इसको विश्व में उपज अच्छी मानी जाती थी। उपज क्या मानते थे? अच्छी। लेकिन इसमें एक साल के गैप पे होता था। गैप समझ में आ गया ना? पूरा पूरी गैप नहीं। इन दोनों भूमि को सबसे सर्वश्रेष्ठ भूमि माना गया है। क्या माना गया था? सर्वश्रेष्ठ भूमि माना गया था। उसके बाद तीसरा भूमि कौन था बउआ? चाचर भूमि। क्या बोलते हैं? चाचर भूमि। नाम ही लग रहा है चाचर से, चाचर साल। चाचर भूमि मतलब उपजाऊ कैसी होगी? कम होगी। यानी इसमें 4-4 साल के गैप पे अच्छा उपजाऊ होगा। और आपका चौथा क्या था? बंजर भूमि। मतलब होगा बंजर भूमि में कैसा उपजाऊ होगा? उपजाऊ होगा ही नहीं, उपजाऊ नहीं होगा। इसे क्या बोलते थे? बंजर भूमि। तो इसके समय में पूछा जाता है, ध्यान सुनना, यूपी पीसीएस ने सवाल पूछा था कि अकबर के समय में जो टैक्स लगता था वो कितना से कितना तक लगता था। तो अकबर के समय में जो टैक्स लगता था भूमि के प्रकार के आधार पे ये 50% से लेकर के 33.5% तक लगता था। मतलब 1/2 से लेकर के 1/3 भाग तक। बहुत अच्छा उपज हुआ तो 50% राजा का, खराब उपज हुआ 1/3 भाग राजा का। तो ये याद रखे बउआ, अकबर के समय में टैक्स कितना लगता था? 50% से लेके 33.5%। आपको भाग में देगा 1/भाग से लेके 1/3 तक। समझ में आता है नहीं चीजें? 100, अगर आपका 100 किलो उपज हुआ तो कितना लगेगा? 1/2 में 50, आधा, और 1/3 में तिहाई, 1/3 है ना? ठीक है। इनके में जो लगान के आधार पर भूमि को बांटा गया था, भूमि को लगान के आधार पर भी बांटा गया था। लगान के आधार पर बताएं, इसको मिटा दूं? मिटा दूं? ठीक है, मिटा के जरा आप सबसे पहले बताइए टैक्स कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। सबसे पहला जाति प्रणाली, दूसरा कनकूर, तीसरा आईनी दासाला। भूमि के प्रकार में सबसे पहले ओजल भूमि, दूसरा परती भूमि, तीसरा चाचर भूमि और चौथा बंजर भूमि। जब पढ़ काय बोल रहे हैं जी, थोड़ा सा दिमाग में जोर डालिए, खींचिए उस बात को, दिमाग पर जोर डाल खींचेंगे वो याद रहेगा। समझ रहे बउआ? हाँ। आज आप देखिए लगान के आधार पर भूमि को बांटा गया था। किसके आधार पे? लगान। लगान समझते हैं? मूवी नहीं देखे लगान? देखिए ना, आपको इतना लगान देना होगा। नहीं देखिए, बहुत अच्छी मूवी है, देखिएगा, आमिर खान का। आइए बउआ, लगान के आधार पर सबसे पहला भूमि खालसा भूमि। कौन सा भूमि? खालसा भूमि। हमें कौन बताएगा खालसा भूमि बनाने वाला पहला राजा कौन था? पहला राजा कौन था जिसने खालसा भूमि को खालसा घोषित किया था? अलाउद्दीन खिलजी, जिसने खालसा घोषित किया था। बट निजामुद्दीन जमीनियां नहीं दे रहे थे, पता है ना? निजामुद्दीन जमीन नहीं दे रहे थे तो उनके दरवाजे पे गया था तो निजामुद्दीन ने कहा था कि हमारे घर में 10 दरवाजे हैं, आप एक से घुसेंगे तो हम 9 से निकल जाएंगे, लेकिन आपको नहीं भेटोगे। समझे? याद रखिएगा। खालसा भूमि किसको बोलते हैं बउआ? सरकारी भूमि। बोलिए क्या क्या बोले? हाँ, हाँ, इसी ने किया था। हाँ। खालसा भूमि, खालसा भूमि किसको बोलते हैं बउआ? सरकारी भूमि को। तो सरकारी भूमि पर टैक्स लगेगा नहीं। किसकी भूमि होगा ये? सरकार की भूमि। दूसरा भूमि कौन सी होती थी बउआ? जागी भूमि। बहुत इंपॉर्टेंट,
याद रखना इसको बोलूंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट जागी भूमि। अकबर ना पूरा इतिहास देखो, अकबर था अंगूठा छाप, लेकिन अपने आसपास इतने बड़े बड़े विद्वान रखा था कि उसको पूरा इतिहास का ज्ञान था कि प्रीवियस में क्या क्या बीता है, क्या क्या घटनाएं नहीं घटी है। पहले में जब आपका सातवाहन पढ़ाए थे तो सातवाहन ने क्या शुरू किया था, सामंती व्यवस्था। वो सैलरी के बदले में क्या देता था, जमीन, उसे क्या बोलते थे, सामंत व्यवस्था। आगे चल के इल्तुतमिश ने इसी को शुरू किया, उसका नाम क्या दिया, इक्ता व्यवस्था। जमीन के बदले, सैलरी के बदले में जमीन। अकबर ने देखा कि काम करते हैं, हम क्या ऐसा काम करें कि हम सैलरी भी दे दें, जमीन भी हमारी हो, हमें मेहनत भी नहीं पड़े। उसने लाया जागी भूमि। जागी भूमि समझिए क्या होता होगा, जैसे आप हमारे क्या हैं, कोई एक सरकारी कर्मचारी हैं, आपकी सैलरी है 10,000, कितनी बउआ, 10,000। अब आपकी सैलरी 10,000, तब हम अपने राजस्व मंत्री से पूछेंगे, एक बात बताओ, हमारे राज्य में कौन ऐसा गांव है जिसमें से टैक्स 10,000 रुपया आता है। हमारे मंत्री बोलेंगे, साहब वो दूर का गांव है, वहां से टैक्स कितना आता है, 10,000 रुपया। हम इसको बोले कि सुन, तुमको हम टैक्स नहीं देंगे, तू गांव चले जाओ और गांव से टैक्स वसूल लेना, गांव से टैक्स वसूल लेना, और तुम्हारी क्या रहेगी, सैलरी। उसको, उस भूमि को बोलते थे जागी भूमि, और जो टैक्स लेता था उसको जागीदार कहते थे। क्या बोलते थे, जागीदार। जागी भूमि समझ में आया। जब राजा सैलरी ना दे करके उसके सैलरी के बराबर टैक्स वाला गांव दे देता था तो उसे जागी भूमि कहते थे, और जो टैक्स वाला गांव लेता था उसे जागीदार कहते थे। राजा को दो फायदा, टैक्स वसूलने के लिए अपना आदमी भेजना पड़ा नहीं, बस खाली बीच बीच में जांच अधिकारी जाता था, ठीक है, ऐसा तो नहीं गांव वाला से ज्यादा टैक्स ले रहा है। कितना जबरदस्त व्यवस्था था। सरकारी का सरकारी कर्मचारी भी टैक्स का टैक्स ले लिया। अब भूमि किसका हो गया, राजा का। भूमि तो राजा का ना बहू, आप खाली टैक्स ले रहे हैं। आपका ट्रांसफर हो गया, या मान लो आपका प्रमोशन हो गया, आपकी सैलरी बढ़ गई, तो आपको दूसरा गांव मिलेगा, उससे ज्यादा सैलरी वाला टैक्स वाले गांव। समझ रहे हैं। तो जागी भूमि किसे कहते थे, सैलरी के बदले में, सैलरी के बदले में टैक्स वाला गांव, टैक्स वाला भूमि, उसे क्या बोलते थे, जागी भूमि। क्या बोलते थे, और उसे लेने वाला क्या बोलते थे, जागीदार। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। अगला था पैबाकी भूमि। कौन था भूमि, पैबाकी। आप समझो पैबाकी भूमि क्या था। अब जैसे मान लो इनकी सैलरी है 15,000, अब हमने अपने राजस्व मंत्री से पूछा कि बताओ वो कौन गांव है जिसकी सैलरी टैक्स 15,000 आता है। बोला साहब 15,000 तो नहीं आता है, 13,000 वो गांव का आता है, 13,000 एक गांव का आता है। हमने कहा एक काम करो, वहां जाओ, 13,000 वहां से वसूल लेना, और तुम्हारा कितना बचा, 2,000। 2,000 के लिए मतलब जागी भूमि में से टैक्स में जो कमी पड़ जाती थी, टैक्स में जो कमी पड़ जाती थी उसे पूरा करने के लिए एक दूसरी भूमि देते थे, उसे क्या बोलते थे, पैबाकी। चाहे इसको गोली मारो, नहीं समझ में आया। मान लो इनकी सैलरी कितनी होगा, 15,000। हमने राजस्व मंत्री से पूछा, उसने कहा सर गांव का जो है ना 15,000 आता है। हमने अलॉट कर दिया कि क्या कहलागे, जागीदार, ठीक है। भूमि क्या कहलाया, जागी भूमि। लेकिन एक साल मारा आ गया, क्या गया, मारा आ गया। मारा आ गया तो उपज हुआ नहीं हुआ। अब उपज नहीं हुआ तो टैक्स दे पाएगा किसान, तो टैक्स आया 12,000। टैक्स कितना आया, 12,000। जब इनकी सैलरी कितनी है, 15,000, तो 3,000 के लिए एक अलग भूमि देंगे। वो भूमि सिर्फ उनकी सैलरी पूरा करने के लिए होगी, परमानेंट नहीं होगा। मान लो अगला साल जो इनको जागी भूमि मिला था उसी में से इनका टैक्स पूरा आ गया 15,000, तो अगला बार पैबाकी भूमि मिलेगा, नहीं मिलेगा।
तो पैबाकी भूमि क्या था? टैक्स में कमी, टैक्स में कमी को पूरा करने के लिए, पूरा करने के लिए जो भूमि मिलती थी उसे क्या बोलते थे? पैबाकी भूमि। समझ में आया? खालसा भूमि सरकारी, जागी भूमि जागीरदार को, जागी भूमि नींद आ रहा है, उसको नींद आ रहा हो, ठंडा पानी नहीं है बगल में, मुंह पे मारना एक बार बढ़िया। तो ओडगन ले लिया था, ओडगन समझते हो ना, वो स्टप्पर में एकदम खुट्टा गाड़ के थे, आप क्या तो चाट पकड़े बढ़िया थे। अब नींद नहीं आएगा, इतना बोल दिए ना, हटा के नींद नहीं आएगा उसको। ठीक है, पैबाकी भूमि टैक्स की कमी को पूरा करने के लिए पैबाक, इसीलिए बोलते हैं सबको गाल पे हाथ रख के मत बैठो। गाल पे हाथ रखना, दिमाग को लगता है कि अभी आदमी शांत पड़ गया है, तो वो अपना चार्जिंग पकड़ना शुरू कर देता है, अपना प्लग व्लग जोड़ना शुरू कर देता है। अब 15 मिनट में चार्ज पकड़ लेगा फिर वो। ठीक है, पैबाकी भूमि। चौथा क्या होगा? मदमाश भूमि। क्या बोलते हैं उसको? मदमाश भूमि। मदमाश भूमि। मदमाश भूमि उस भूमि कहते थे जो भूमि दान में दिया जाता था। जैसे मान लो हमारे दरबार में कोई बड़ा विद्वान आया, क्या आया? विद्वान आया, कहीं दूसरे जगह से आया, तो उसे अपना खेत हो पाएगा? नहीं। अब दूसरे राज्य से आया है तो हमारे राज्य में उसका जमीन होगा? नहीं होगा। तो अपना जीवन यापन कैसे करेगा? उसके लिए सरकार देखती थी, राजा देखती थी, ये आदमी विद्वान है या कोई ब्राह्मण है या कोई टैलेंटेड आदमी है, ठीक है, अब इसको क्या करो, छोटी सी जमीन दे दो, यहाँ पर जाओ, वहां 5 बीघा ले लो, अपना खेती उती करो, 5 बीघा लेके खेती उती करो और रहो, तुमसे टैक्स वैक्स नहीं लेंगे। उसे क्या बोलते थे? मदमाश भूमि। मतलब दान में दी गई भूमि, दान में दी गई भूमि। जैसे पंडित जी, अब पंडित जी को भूमि दे जाता, लो 1-2 बीघा ले लो और जाके अपना, ठीक है, अपना तोरी और घिया लौकी उगाओ और खाओ, बेचो, रहो, मस्त रहो। ठीक है, उसे क्या बोलते थे? मदमाश भूमि। ठीक है, जैसे इनके दरबार में नवरत्न रहते थे, तो बहुत से नवरत्न वैसे थे, तुलसीदास इन्हीं के समकालीन थे। ठीक है, उस सब पे जमीन उमीन नहीं हुआ करता था, तो भैया उनको सरकारी भूमि क्या करो, दान में दे दो। उसे क्या बोलते थे? मदमाश भूमि। क्या बोलते थे? मदमाश भूमि। यहाँ पे समझ में आया? तो भूमि कितने टाइप का? 4 टाइप का। पहला खालसा भूमि, दूसरा, तीसरा, चौथा। कूलर बंद कर दो जी, दोनों बंद कर दो, मुझे बहुत तेज बोलना पड़ रहा है, गला दर्द कर रहा है। आइए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, मिटा दो इसको। अब देखते हैं अकबर के नवरत्न में कौन कौन शामिल था। अकबर के नवरत्न बहुत इंपॉर्टेंट हुआ, अकबर का नवरत्न। नवरत्न, नवरत्न में सबसे पहले बीरबल। देखो, नवरत्न में जरूरी नहीं है कि जो हम सीक्वेंस बताएंगे वही सीक्वेंस आप लोग याद रखोगे, आप बस नवरत्न 9 लोगों का याद होना चाहिए। बात समझ पा रहे हैं? ठीक है, इसलिए हो सकता है हम सीक्वेंस कुछ और बताएं, आपके नोट्स में सीक्वेंस कुछ और लिखे हो, उससे कोई मतलब वाली बात नहीं है। सबसे पहले कौन थे? बीरबल। क्या थे? बीरबल। बीरबल का असली नाम क्या था बउआ? महेश दास। क्या नाम था? महेश दास। बीरबल के बारे में बताओगे, जब इन्होंने एक धर्म चलाया था, दीन-ए इलाही, दीन-ए इलाही को अपनाने वाला पहला हिंदू व्यक्ति कौन था? महेश दास। क्या नाम था? महेश दास। ये जात के थे राजपूत। किस जात थे बउआ? ये जात के थे राजपूत।
राजपूत। ठीक है, कि बीरबल और अकबर की जोड़ी बहुत ज्यादा जमती थी और हमेशा अकबर बीरबल की परीक्षा लेते रहता था। अकबर बीरबल की, वो हमेशा खाना साथ में खाता था, एकदम लंगोटिया यार की तरह। ठीक है, एक बार बीरबल अकबर खाना खा रहा था, बैगन की सब्जी खा रहा था। ठीक है, क्या था? बैगन की सब्जी। तो कहा चलो बीरबल क्या करते हैं, टेस्ट लेते हैं। बोला कि बैगन बहुत टेस्टी है, बैगन की सब्जी बहुत टेस्टी है। तो बीरबल बोला सच रहा, राजा बोला तो कुछ ना कुछ होगा ही होगा। ठीक है, तो बोला हाँ साहब क्यों नहीं टेस्टी होगा। देखिए बैगन, बैगन होता ही आपका ऐसा जिसके माथे पे भी ताज लगा होता है। देखिए एक ताज है, अब जिसके माथा पे ताज होगा वो सर्वश्रेष्ठ होगा ही होगा। इसी बीच खाते खाते कुछ मिल गया हुआ ज्यादा, बैगन का टुकड़ा उकड़ा या मसाला वसाला ज्यादा उसमें अच्छा नहीं लगा उसको। तो अकबर बोला बैगन की सब्जी खराब लगती है। बोला ससुरा भी तो सही बोला इसने, अब खराब बोल दिया इसने। तो बीरबल बोला जी हुजूर, नानी से लग रहा बैंगन बिना गुन के, बेगन बेगन बिना गुन के, खराब तो लगेगा लगेगा। तो मतलब हाँ वो तो ठीक है। तो ऐसे करके बहुत सारा परीक्षा लेते रहता था बीरबल अकबर। लेकिन बीरबल की किस्मत बेचारे की खराब था। एक बार कश्मीर में क्या हुआ, विद्रोह हुआ। कश्मीर में विद्रोह हुआ तो कश्मीर के विद्रोह को दबाने के लिए कौन भेजा, बीरबल को। और इसने विद्रोह तो सफलता पूर्वक दबा लिया, लेकिन उस विद्रोह में एक घायल हो गया था। क्या था? घायल, क्योंकि वो जो कश्मीर में लोग थे वो कबीले के लोग थे। कबीला जो था वो मध्य एशिया से लगभग वो लोग आए थे। और कबीला वाले जो लोग होते थे वो जिस पे आक्रमण करते थे वो झुंड में आक्रमण करते थे। क्या करते थे? झुंड में आक्रमण करते थे। तो बीरबल ने सफलता पूर्वक उसे बचा तो लिया, विद्रोह को दबा लिया, लेकिन इतना जख्मी हो गया कि उसकी मृत्यु हो गई। क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो बीरबल की मृत्यु कैसे हुआ? कश्मीर विद्रोह में। कैसे हुआ? कश्मीर विद्रोह में। ठीक है, दूसरा आदमी था तानसेन। क्या था? तानसेन। तानसेन का नाम क्या था? तानसेन। ये कहां के रहने वाले से हुआ? बहुत बार पूछा जाता है। तानसेन ग्वालियर के रहने वाले थे। कहां के थे? ग्वालियर के रहने वाले थे। ये कौन थे बुआ? संगीतकार थे। ये पहले के संगीतकार इतने अच्छे हुआ करते थे। ठीक है, इतने क्या भाई, कौन सी कॉमेडी पे ऐसी आया? कहां दिखा रहा था? अभी पढ़ाई पे चुपचाप ध्यान दोगे था तुम्हारी शकल से बढ़िया था उसका, इतना याद रखो। तानसेन ये कहां रहने वाला था? ग्वालियर का। आज के समय में जो गाना निकलता है ना, गाना की लाइफ कितना होती है? हार्डली 2 महीना। 2 महीना गाना क्या होता है? पुराना, तो कोई नहीं फिर बजाता है। लेकिन आप 1980-90 के दशक का गाना सुनिए, उसकी लाइफ होता था 10 साल 20 साल। आज भी वो गाने सुने जाते हैं, बड़े चाव से सुने जाते हैं ना। लेकिन आज के जो सब गाने निकलते हैं 4 गुटखा रोज का, इसे कौन सुनता है भाई? इसको कोई सुनता है? इस सब बस बेकार के गाने। ठीक है, और इसको वही सुनता है जो उस लायक होता है। आपने सुना है? हमने कभी नहीं सुना है। हमने तो नहीं सुने। बीरबल कहां के रहने वाले थे? यूपी के रहने वाले थे बुआ। ठीक है, आइए। तानसेन कहां के थे? ग्वालियर के थे। इनका ओरिजिनल नाम क्या था? इन्होंने गाना बहुत बनाया था बुआ। राग मल्लार, मियाँ राग मल्लार, ऐसे करके गाना बनाए थे बहुत अच्छे अच्छे। तानसेन जब गाते थे, सुनो, तानसेन जब गाते थे तो यहां गाते थे और सब्जी मंडी इतना दूर आवाज जाता था। बीरबल खुद अपनी राजभवन में बैठकर तानसेन की गाना सुनता था। उसकी आवाज में वो दम हुआ करता था। और जब तानसेन गाता था तो सन्नाटा ऐसे छा जाता था सुनने वालों की कि लगता था कि आज के समय में हम उदित नारायण गा रहे हैं। ठीक है, ऐसे गाना गाया जाता था। समझ रहे? आइए बाबा, इनका ओरिजिनल नाम क्या था? रामतनु पांडे। रामतनु। 2 सवाल बहुत पूछा था बाबा।
तानसेन किसके दरबार में थे? अकबर। कहाँ के रहने वाले थे? ओरिजिनल नाम क्या था? बीरबल का ओरिजिनल नाम क्या था? मृत्यु कैसे हुई? कश्मीर विद्रोह में। कैसे हुई? तीसरा थे जिनका नाम था टोडरमल। टोडरमल। टोडरमल कौन थे बाबा? वित्त मंत्री। कौन थे? वित्त मंत्री। इनका वित्त विभाग संभाले थे। पूरा इतिहास में सबसे जबरदस्त वित्तीय प्रणाली था किसका था? अकबर का, टोडरमल का। ठीक है। आज इसीलिए अकबर को अकबर के अच्छे महान के नाम से लेता है। ये कभी किसी को सताया नहीं है, हमेशा गरीब के साथ न्याय और सब अन्यायों के साथ अन्याय, अन्याय जिसको मिलना चाहिए उसको न्याय दिलाया इसने। ठीक है। ये अकबर ऐसा था, ये भली बात ही पता था कि लोगों को क्या चाहिए, लोगों को सम्मान चाहिए। क्या चाहिए? सम्मान चाहिए। ये बीरबल को प्रेम से क्या नाम है, कवि प्रिय के नाम से बुलाता था। कवि प्रिय। कवि प्रिय किस नाम से? ए भगवान, हम बेंच पीछे करवाते हैं पता है, सब सटा सटा देता है। हम पीछे करवाते हैं, इसको आगे करवाए थे और सब खींच के सटा सटा लेता है। अब इधर बीरबल को प्रेम से क्या बुलाया जाता था? कवि प्रिय। अब बीरबल को इसने राजा के भी उपाधि दिया था। अकबर को पता था कि ये जो राजपूत लोग हैं, चाहे ये जो लोग हैं, इनको क्या चाहिए? सम्मान चाहिए। इसने सम्मान के लिए क्या कहा? इसके जितने भी नवरत्न थे लगभग सबको क्या उपाधि दिया था? राजा का। सबको बोला राजा, तो सब क्या हो गया? खुश कि हम क्या हैं? राजा। ठीक है। जैसे बीरबल से बोला अकबर ने कि इस लाइन को छोटा करो, बिना काटे बिना पीटे क्या करो? छोटा करो। तो बीरबल ने इस लाइन एक से बगल में बड़ा लाइन खींच दिया, हो गया छोटा। बिना काटे बिना पीटे बिना छुए हो गया। उसी तरीके से जब बीरबल से पूछा कि यार सबको हम राजा की उपाधि दे रहे हैं तो हम क्या करें? आप क्या करो? आप बादशाह बन जाओ। क्या बन जाओ? बादशाह। अकबर क्या बना? बादशाह। बाकी सब क्या रखा? सब खुश। इसीलिए अकबर इतना महान कहलाया। इसको भी किसका उपाधि दिया था? राजा की। टोडरमल को भी किसका उपाधि दिया था? इसीलिए कहा था राजा टोडरमल। क्या कहता है? राजा टोडरमल। ठीक है। अगला मानसिंह। मानसिंह। मानसिंह कहां के रहने वाले थे बुआ? मानसिंह राजस्थान के थे। ये जो मानसिंह थे वो राजा भारमल, राजा भारमल के बेटा भगवान दास, भगवान दास के बेटा कौन था? यानी भारमल का पोता। इसी भारमल की एक बेटी थी, उसका नाम क्या था? हरखाबाई। नाम क्या था? हरखाबाई। जिससे ब्याह किसको हुआ था? अकबर को। अभी इसके ब्याह की कहानी आएगा बुआ, जब युद्ध पढ़ाएंगे ना तो युद्ध में आएगा कि भारमल तो युद्ध करने जाते हैं, अभी उसी कहानी आएगा। ठीक है। ये मानसिंह किस जाति के थे? राजपूत थे। कौन था राजपूत? कछवाहा। कछवाहा वंश के थे। कौन थे? कछवाहा। कछवाहा वंश थे। राजपूत थे भी, क्षत्रिय थे, कछवाहा वंश के। ठीक है। सबसे ज्यादा अगर युद्ध जीता है अकबर तो किसके नेतृत्व में? मानसिंह के नेतृत्व में। याद रखिएगा, सवाल पूछा हुआ है। अकबर ने सबसे ज्यादा किसके नेतृत्व में जीता है? मानसिंह के नेतृत्व में। अगला सबसे ज्यादा मानता था अबुल फजल। क्या नाम था? अबुल फजल। ये सब जितने नवरत्न थे ना, ये सब अकबर के करीबी थे। अकबर जहां भी जाता था ना, इन सबको लेके जाता था, सबसे सलाह लेके काम करता था। ये जो क्या नाम है, अबुल फजल जो था, बताएंगे इसके बारे में। दीन इलाही, दीन इलाही का पुरोहित। टीवी में दिख रहा है जी, आगे दिखेगा इतना।
दीन इलाही का पुरोहित कौन थे? अबुल फजल। कौन थे? अबुल फजल। अकबर जितना भी सीक्रेट काम करवाता था ना, सब अबुल फजल से करवाता था, क्योंकि अबुल फजल जो था वो बहुत बढ़िया, मतलब क्या नाम है, बोलने का एक अच्छा वक्ता था। जिससे भी मिलना होता था या जिससे भी बात करना होता था, अपने साथ वो अबुल फजल को लेके जाते थे। समझ रहे? क्योंकि वो तो राजा है, राजा की बोली उटपटांग भी हो सकती है। उटपटांग समझते हैं? उल्टा सीधा। कभी कभी राजा खड़ूस बोली बोल देता है तो सामने वाला क्या लग जाता है, बुरा भी लग सकता है। समझ रहे? इसीलिए इसका क्या नाम है, अबुल फजल को बोलने की कला बहुत अच्छा जानता था। ये जिससे बात कर लेता था उसको राजा के प्रति मोहित कर देता था। ठीक है, तो जितना भी सीक्रेट काम होता था बोला, कौन सा काम? सीक्रेट को हिंदी में क्या बोलते हैं? हाँ, जितना भी गुप्त काम होता था वो किससे करवाता था? अबुल फजल को। लेकिन ये वो दिक्कत हो गया, अकबर का बेटा था, क्या नाम था? सलीम। इस सलीम ससुरा बचपने से बदमाश था। ठीक है, ये बचपन से हरामी था एक नंबर के। ये कह रहा हम जवान हो गए, बाप हमें राजगद्दी दे ही नहीं रहा है, न तो बाप मर रहा है न राजगद्दी दे रहा है। बताओ, न बाप मर रहा है न राजगद्दी हमें दे रहा है, हमारी जवानी खत्म हो रही है। इस ससुरे को अब एक नंबर के पियक्कर था। उस ससुरे का दिल नहीं होटल था। जिस गली में घूमता था वो गली पार करने में उसको 6 घंटा लगता था। बोलो कैसे? कहीं देख लिया, ओ माय गॉड, उधर ही लपक गया। ठीक है, हाँ शरीफ बाप के बिगड़े औलाद था, एकदम एक नंबर के बिगड़े औलाद था। अब उसने क्या कर दिया, बगावत कर दिया कि हमें राजा बनना है, हमें राजा। देखो, अकबर एक योग्य शासक था, उसके में योग्यता में भी कोई कमी नहीं था और उम्र के हिसाब से भी वो एक अच्छा राजा था। ठीक है, अब बगावत कर दिया। बगावत को शांत करने के लिए उनको पता था कि कौन कर सकता है? अबुल फजल। कौन कर सकता है? अबुल फजल। कोई है क्या हो तो बाहर क्या देख रहे हो? तो आइए। अरे बाहर तो नहीं गलत रहे हैं, वो गाड़ी जा रही है, बुलेट जा रही है। छलेरा का जितना बदमाश मिलेगा सब ऐसी गाड़ी से जाएगा। एक बदमाश हमारे पास ही बैठा हुआ है, वो अच्छा लड़का है, हम ले रहा है नाम। देख लिया, बदनाम कर दिया तुमको। हाँ, करने दो। आओ बउआ, किसको भेजा? अबुल फजल को। किसने? किसको? क्या नाम है, क्या नाम है बउआ? सलीम। सलीम ने क्या कर दिया? बगावत कर दिया। अब बगावत को शांत करने के लिए किसको भेजा? अबुल फजल को। इस जहांगीर को पता था कि अबुल फजल आएगा तो अपने पिता का पक्ष रखेगा और सोच रहा बातें ऐसे करेगा कि हम कुछ कर नहीं पाएंगे। हाँ जी, जहांगीर का नाम था सलीम। जहांगीर को पता था कि वो आएगा तो अपने बाप की तरफ से वो रखेगा और वो अपनी बातों में ऐसे पटा लेगा कि हम कुछ कर नहीं पाएंगे। जैसे अब आदमी बहुत गुस्से में हो, बहुत गुस्से में, और उसको बीवी बोले, ए जी छोड़िए ना, बैठिए ना, काहे आप परेशान है। तुरंत गुस्सा सामने में, मारने भी जाएगा तो पर अरे यार, अब गुस्सा में जाएगा और बोले हाँ क्या है, तो गुस्से में थपाक नहीं होता है ना जी। तो इसीलिए देखते हैं, अब ये सोचा सलीम कि हम तो गुस्से में, और वो आएगा अब प्यार से बोलेगा तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जब ये बगावत को शांत करने के लिए गया तो सलीम ने अपना एक करीबी, उसका नाम क्या था? वीर सिंह बुंदेला। क्या नाम था बउआ? वीर सिंह बुंदेला, याद रखना। वीर सिंह बुंदेला को भेजा और कहा कि अबुल फजल आ रहा, इसको मार दो। तो वीर सिंह बुंदेला ने किसकी हत्या कर दिया? अबुल फजल की हत्या कर दिया। ठीक है, अबुल फजल जो था इसने एक किताब लिखा था अकबरनामा। क्या लिखा था? अकबरनामा, याद रखिएगा, अकबरनामा। अकबरनामा बहुत चालाक था। अकबरनामा को बहुत सारे चैप्टर में लिखा।
पहला चैप्टर में लिखा अकबर बहुत महान थे, 12 साल की उम्र में युद्ध लड़े, उसने लाहौर का क्या बन गए, सूबेदार बन गए, उसने फिर 15 साल की आयु में राजा बने, 13 साल की आयु में राजा बने, खूब तारीफ किया। दूसरे में उसने गरीबों के प्रति दयालु थे, ये टैक्स हटा दिया, वो टैक्स हटा दिया, खूब तारीफ किया, सब तारीफ करते गया। लास्ट में वो चैप्टर जोड़ा, उसका नाम था आईने अकबरी। वो आईने अकबरी में नाम था आईने अकबरी, लेकिन बात किसका किया था, अपनी, कि अकबर को जो भी काम करवाना होता था अबुल फजल से हमसे करवाते थे, हमसे यानी अबुल फजल से करवाते थे, अबुल फजल की बातें मानते थे, अबुल फजल सारा सीक्रेट काम करता था, ऐसे डायरेक्ट नहीं लिखता था। काहे बउआ, अप्रूवल तो लेने जाएंगे किसके से, अकबर से, वो पढ़ेंगे कि छोटा कहीं के हम तरह से कौन चला लेते रे, ठीक है। तो ऐसे नहीं लिखा, वो बढ़िया तो घुमा के लिखा कि पता भी नहीं चले और साइन भी हो जाए, ठीक है। तो अबुल फजल ने क्या लिखा, अकबरनामा, और उसका अंतिम चैप्टर का नाम क्या था, आईने अकबरी। आईने अकबरी के लेखक क्या कोई अलग किताब था, नहीं, अकबरनामा का ही एक भाग था, ठीक है। अबुल फजल ने कौन सी किताब लिखा, अकबरनामा, लास्ट चैप्टर का नाम आईने अकबरी, याद रखना बुआ, ठीक है। 5 हो गया, मिटा दो इसको। छठवां जो था, अबुल फजल का भाई का नाम था फैजी, ठीक, क्या नाम था, फैजी, दोनों भाई था, अबुल फजल और फैजी। इस शुरू में जो 4 थे बुआ, कौन कौन, बीरबल, तानसेन, तोडरमल, मानसिंह, चारों हिंदू थे, चारों, और बाकी के 5 कौन आएंगे, मुस्लिम आएंगे, इसीलिए हमने हिंदू पे एक जगह लिख दिया था, तो ध्यान रखिएगा। इसको सारे 9 को सुनूंगा, इसीलिए अच्छे से पढ़ना। अब हुआ 6वां, कौन थे, फैजी। फैजी कौन था बुआ, बड़े भाई था, एक सिर्फ कवि था, क्या था, कवि था, अच्छा कवि था। अगला अब्दुल रहीम, अब्दुल रहीम, इसको उपाधि क्या मिला था, उपाधि खान ए खाना। इसको क्या दे दिया गया था, अनुवाद विभाग का हेड, अनुवाद विभाग का क्या बना दिया था, हेड बना दिया गया था। जितना भी किताब उताब होता था सबको क्या करता था, ट्रांसलेट करता था, बहुत ही टैलेंटेड बंदा था, ठीक है। हाँ, फैजी ने भी ट्रांसलेट किया था बुआ, ठीक है। फैजी इसका क्या था, क्या नाम है, देखो फैजी रामायण महाभारत को किया था, उसने फारसी में अनुवाद किया था, ठीक है। महाभारत को, रामायण को, गीता, गीता और लीलावती को, हाँ गीता और लीलावती को, उसको अबुल फजल ने किया था, ठीक है। आइए गीता लीलावती को याद रखें, गीता को किसने किया था, फैजी ने। अब्दुल रहीम खाने खाना जो था, इसी यही जो था वो बाबर के किताब था, तुजु के बाबरी, तुजु के बाबरी। इस किताब को किसने फारसी में अनुवाद किया और उसका नाम रखा बाबरनामा। क्या नाम रखा, तो बाबरनामा क्या है बुआ, आत्मकथा, किसके द्वारा लिखी हुई, नहीं, अबुल फजल, सॉरी अब्दुल रहीम खाने खाना, किसकी आत्मकथा, बाबर की। क्या इसमें कुछ नई बात लिखी गई है, नहीं, तुजु के बाबरी को अनुवाद किया गया है, कोई नया बात नहीं लिखा गया है। बात समझ में आया, ठीक है। अगला ये, इससे अगला का क्या नाम था, दादू, मुल्ला दो प्याजा। इस तरह खाना में 2 प्याज मांगता था, वो जब भी खाना खाता था क्या मांगता था, 2 प्याज दे दो हमको, ठीक है। मुल्ला दो प्याजा, क्या बोल रहे, 8वां मुल्ला दो प्याजा, ये क्या था बउआ, मुल्ला दो प्याजा क्या था, कॉमेडियन था, कौन था, कॉमेडियन था,
राजू श्रीवास्तव की तरह। जोकर कहां का था रन होगा? अरब का था। अरब का नाम वाला जोकर था एक। बताओ, जोकर को भी अपने इतिहास में नाम लिखवा लिया। अगला लास्ट क्या नाम था? सलीमुल्लाह। क्या नाम था? अच्छा सर, हकीम हकाम। हकीम हुकाम। हकीम हुकाम बावर्ची था। कौन था? बहुत बढ़िया खाना बनाता था। उस जमाने का सबसे टॉप होटल मैनेजमेंट का कोर्स करके गया था बाबर के यहाँ। ठीक है, अप्लाई किया था अकबर के यहाँ, एकदम चीफ कुक बना। ठीक है, क्या नाम था ये? हकीम हुकाम। कौन था? बावर्ची था। बावर्ची मतलब समझते होगा, किचन का मालिक, हलवाई। जो समझना है समझ लो। क्या बोलेंगे? जो भी रहे। अरे अभी का संजीव कपूर जितना होटल मैनेजमेंट कोर्स किया है ना, उतना बिना कोर्स के लिए करता था। आज की भी घर की महिलाएं, जो पुराने आपके मम्मी लोग हैं, नानी लोग हैं, जो खाना बना देती है ना, तो बढ़िया बढ़िया कोर्स वाला क्या सीखता है? कौन केमिकल डालना है, किससे रंग लाल होगा, किससे रंग पीला होगा। मम्मी लोग खाना भून के इतना अच्छा पीला कर देती थी कि बिना हल्दी के लगता था कि खाना बना हुआ है ना जी। ये लोग कुक तो जो होटल मैनेजमेंट वाले कुछ नहीं है। लीवर खराब करना है तो होटल मैनेजमेंट कोर्स कर लो होगा। बिना हल्दी के खाया है रे। ठीक है, ठीक है, देंगे नवरात्र इतने याद करके आएंगे। ठीक है, याद करके आइएगा। कल इसका देखेंगे, लड़ाई झगड़ा करवाएंगे थोड़ा बहुत। ठीक है, कल क्या होगा? इसका मनसबदारी पत्ता कल बताएंगे। दिखाओ जरा। मनसबदारी व्यवस्था। मनसबदारी पता क्या होता था? नहीं पता था। वो सैनिक खुद नहीं रखते थे, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रखते थे, उसको मनसबदारी कहते थे। साफ साफ समझ लो। अग्निवीर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे सैनिक रखते थे। आगे पढ़िए फिर सैन्य अभियान, फिर आपका अकबर हो जाएगा खत्म। ठीक है, कल खत्म हो जाएगा अकबर।